Hello students, we are going to start 8th chapter of your syllabus and the name of the chapter is gravitation. ये चैप्टर पहले स्टार्ट हुआ करता था कैपलर के लॉज से, लेकिन कैपलर के जो लॉज हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं इस बार कोविड की वजह से। तो इस बार ये जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Why it is called as universal law of gravitation? Because it is applied universally. हर लॉ यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होता, लेकिन ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली अप्लाइड होता है। अब एक चीज़ जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस चीज़ पे बेस्ड है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब दूसरी चीज़ पे फोर्स लगाती है तो आपको बेसिकली दो तरह की फोर्सेस नज़र आती हैं। एक फोर्स होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बॉडी है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, इसको मैं कहीं से उठा के यहाँ लाता हूँ, तो मैंने इसको पकड़ा और वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया। दैट मीन्स दिस मार्कर इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ माई हैंड्स, तो मैंने इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई। लेकिन इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूँ तो इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्स है जो इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस पे लगती है, दो मासेस पे लगती है। दो मासेस पे किस वजह से, किस तरह से लगती है और कैसे हम इस चीज़ को मानेंगे कि किसी मास पे फोर्स लग रही है? देखिए, कोई ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, हमने कोई भी इसको हमने सैटेलाइट या प्लैनेट नाम दे दिया, ठीक है। इसके फोर्स का डायरेक्शन क्या था? ये अर्थ ने इसको अपनी तरफ अर्थ ने इसको इस तरफ खींचा, तो इसका जो वेक्टर बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर, वो कहाँ बन गया? इधर। मीन्स ये एक्चुअली कहाँ जा रही थी? इस साइड, लेकिन इस पे फोर्स लगी तो इसने कहाँ जाना स्टार्ट कर दिया? इस साइड। तो इस पे जो फोर्स लगी है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो हम समझते हैं। देखिए, there are two masses, one mass is m1 and second mass is m2 and the distance between these two masses is r. Now if we are required to calculate the force between these forces, तो हमें ये पता चलेगा कि जितने ज़्यादा ये masses होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो हमने कहा that force will be directly proportional to the product of the masses. m1 इंटू m2, ठीक है। उसके अलावा इस डिस्टेंस का भी फर्क पड़ेगा। जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे ये मासेस रखे होंगे उतनी ही कम फोर्स लगेगी, जितने कम डिस्टेंस पे ये मासेस रखे होंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो इसका मतलब ये है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ना सिर्फ डिस्टेंस बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हमने देखा कि जब हमने डिस्टेंस बढ़ा के 2 मीटर कर दिया तो फोर्स 4 टाइम कम हो गई। जब डिस्टेंस हमने 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो गई। जब डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया तो डिस्टेंस 16 टाइम्स कम हो गई। दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के टर्म्स में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, सो वी विल बी हैविंग वैल्यू m1 m2 upon r square. If we will remove proportionality sign, then we will put some constant. That constant is g, m1 m2 divided by r square. This is the force
exerted by these masses on each other. Now what is this G? G is gravitational constant. G is gravitational constant. G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ज़रा अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगी तो ज़रा जी की यहाँ से यूनिट निकालें हम। देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, जी एज इट इज़, मास की यूनिट किलोग्राम स्क्वायर, m इंटू एम किलोग्राम स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक सवाल जो अक्सर बच्चे करते हैं कि सर दो मासेस के बीच में फोर्स लगती है तो ये टेबल और मेरे बीच में फोर्स लग रही है क्या? हाँ, डेफिनेटली लग रही है फोर्स, लेकिन वो फोर्स आपको फील नहीं हो रही क्योंकि इसके साथ जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है उसकी वैल्यू देखिए कितनी है, दैट इज टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻11। अब इस वैल्यू को नलिफाई करने के लिए, 10⁻⁻11 वैल्यू को कम करने के लिए आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए, मासेस इतने ज़्यादा चाहिए कि इसकी ये जो वैल्यू है वो नलिफाई हो पाए, तब वो फोर्स आपको फील हो पाएगी। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी जो यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमने लिख ली, डायमेंशन इसकी क्या होगी, कई बार पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ जी। डायमेंशन ऑफ जी विल बी इक्वल टू न्यूटन इज हैविंग डायमेंशन mlt-2, मीटर स्क्वायर इज हैविंग डायमेंशन L2 एंड किलोग्राम इज हैविंग डायमेंशन m-2. So it is m-2, it is m+1, so it will be having value m-1. L square, so it will be L cube t-2. This will be the dimension of gravitational constant. And what is the dimension of force? Dimension of force will be mlt-2. क्या समझ में आ गई बात? तो अब ज़रा हम फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू law of gravitation, the force of attraction between two masses will be directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन में से दो चीज़ें निकल के आती हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। वो हमेशा से कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप 10th क्लास में जो पढ़ के आए हैं कि पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो वैसा कोई रिपल्शन मासेस में नहीं होता। मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, हैशटैग लगा के, ग्रेविटेशनल
force is always attractive in nature। चलिए दूसरी और चीज़ क्या है, दूसरी लाइन ये है, इट डिपेंड्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो भी क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल लॉ। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज़ पे लग रहा है, कभी भी किसी चीज़ पे जब फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से हमेशा एक्सेलरेशन आता ही है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से किसी भी बॉडी के पास कितना एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डेफिनेशन लिख देते हैं हम, इट इज द एक्सेलरेशन acquired by a body due to since gravitation force is applied on that बॉडी। अब ये फोर्स होगा कितना, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन वो एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। क्या बात समझ में आ गई? ये एक फॉर्मूला हो गया। मीन्स दो बॉडीज हैं आपके पास, ये है आपके पास अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और दूसरी बॉडी है स्मॉल एम। तो इस पे फोर्स, इस पे एक्सेलरेशन कितना आएगा वो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ है डिस्टेंस, ठीक है, हमने कहा आर डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो देखिए या फिर ये मास यहाँ रखा हुआ है मास, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमें निकालना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल एम, m2 क्या हो गया, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ, इसको 1 नाम दे देता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, mg इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल एम से ये कैंसिल, सो जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ये हर कंडीशन में। दूसरा एम, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, वो भी कांस्टेंट ही रहता है। और रेडियस हमेशा सेंटर से यहाँ से मेजर किया जाता है, इसीलिए मैंने इस मास को बिल्कुल सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो
ये सारी की सारी वैल्यूज अगर कांस्टेंट है और अगर इनको पुट कर दिया जाए तो हमारे पास जो जी की वैल्यू मिलेगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और मैंने कहा कि ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज को रख के आपने ये वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चलिए एक चीज और, यहाँ पे मैंने कहा कि रेडियस जो है वो सेंटर से मेजर होगा कहाँ तक, सरफेस तक। इसका मतलब कोई भी बॉडी, कोई अर्थ किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है और फोर्स की वजह से जो उसको पुल करना चाहती है वो अपने सेंटर की तरफ पुल करना चाहती है। मीन्स अर्थ किसी भी बॉडी पे अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है, अर्थ का जो मास है वो उसके सेंटर पे लोकेटेड है। आप रोटेशनल मोशन पढ़ के आए हैं, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। अर्थ की बॉडी कैसी है, अर्थ को हम अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। जब हम उसको स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का मास कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ होता है, सेंटर में। सो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ होल बॉडी इज लोकेटेड। तो सारा का सारा मास कहाँ पे नजर आता है, सेंटर पे नजर आता है। इसलिए वो किसी भी बॉडी को किस तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, सेंटर पे। ठीक है, तो एक लाइन में यहां लिख देता हूं, अर्थ always exerts force on any body towards its center। सेंटर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती है। तो हाँ, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। आप ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आगे हम इनको यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी हमेशा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को शो करेगा और स्मॉल जी हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो अब हमने ये चीज़ कहा कि ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि ये जो आर की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ हमने जो लिया है, हमने तो यहाँ स्फेरिकल कंसिडर कर लिया, लेकिन अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो ओवल शेप्ड है, स्फेरिकल नहीं है वो कहीं पे भी। और जो ओवल शेप्ड है उसका रेडियस जो है वो हर जगह पे बदलता रहता है। अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन है, कहीं पे आपको हिल्स मिलेंगे, कहीं आपको ओशन मिलेंगे। तो जो अर्थ का सरफेस है वो अनइवन है। अगर सरफेस अनइवन है तो इसका मतलब है ये आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अगर इस आर की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेट सी बात है कि इस जी की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं हमेशा, वो भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी जगह जगह पे थोड़ा बहुत बदलता रहता है। लेकिन ये जो बदलाव है ये बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा बदलाव ये नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए।